दाऊद डी कंपनी का बॉस था, लेकिन हमेशा गैंग में अपनी पोजीशन को लेकर डरा रहता था। गद्दारी उसने सिर्फ देश के साथ नहीं, बल्कि उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने गुरु को भी धोखा दिया था। दाऊद खान का इतना कच्चा था कि बस चंद लोगों के भड़काने पर वो खालिद पर भी शक करने लगा, जो उसके लिए भाई से भी बढ़कर हुआ करता था। इससे पहले तक गैंग में हिंदू मुस्लिम का फर्क था, पर खालिद ने इसे मिटाकर गैंग को मजबूत कर दिया। चेंबूर से लेकर चिंचपोकली तक जितने भी भाई लोग थे, अरुण गवली, छोटा राजन, अमर नाइक, सब के सब डी कंपनी के हिस्सा थे। लेकिन जिस खालिद ने सब कुछ मुकम्मल किया, दाऊद ने आगे चलकर उसे ही धोखा दे दिया। 1981 का मुंबई एक ऐसा दौर था ना, जब सड़कों पर बंदूकें कानून से ज्यादा हावी थी, जब पुलिस भी तय कर नहीं पाती थी कि अपराधी कौन है और कौन रक्षक है। इसी माहौल में एक नाम धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। अगर ये लाइन सुनकर आपको ये लग रहा है कि पंचम फिर से कोई घिसी पिटी कहानी सुना रहा है, तो जान लीजिए यही मात खा जाइएगा आप। यकीन नहीं आ रहा तो अगले 60 सेकंड रुकिए, फिर अगले 600 सेकंड आप कहीं नहीं जाएंगे। आज की कहानी में ये प्रूव हो जाएगा कि दाऊद कितना बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश है, क्योंकि गद्दारी उसने सिर्फ देश के साथ नहीं, बल्कि उस गुरु के साथ भी किया, जिसने उसके लिए अपने कंधे पर गोली खाई। एक बार नहीं, कई बार उसने दाऊद को मौत के मुंह से बचाया, लेकिन अंत में दाऊद ने अपने उसी गुरु खालिद पहलवान का वो हाल किया जो किसी ने सोचा नहीं था। और ये सब कुछ शुरू हुआ बस एक गलत फहमी से, क्योंकि दगाबाज दाऊद को लगने लगा कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उस पर उसके गुरु खालिद की नजर है। फिर जो हुआ उसकी कहानी अगले 600 सेकंड में आप सुनिए और देखिए मेरे साथ। मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक पुरानी इमारत थी, नाम मुसाफिर खाना। ये जगह किसी और के लिए महज एक लॉज हो सकती थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लिए ये डी कंपनी का पहला ठिकाना था। यहीं से खालिद और दाऊद की दोस्ती शुरू हुई। अब देखिए, खालिद की कहानी तो आप जानते ही हैं। वो खुद भी पहले एक पहलवान था, जिसके लिए कभी कहा जाता था कि भोपाल की शान खालिद पहलवान। बासु दादा के लिए ही वो काम करता था। बासु दादा ही उसे भोपाल से मुंबई लेकर आए थे। लेकिन जब दाऊद ने बासु दादा को तबाह कर दिया, तब खालिद ने दाऊद का दामन थाम लिया। पर असल मायने में वो दाऊद था जो खालिद की उंगली पकड़कर अंडरवर्ल्ड का दाव पे सीख रहा था। और इसी वजह से, अपने इसी ताकत, अपने इसी दिमाग की वजह से ना, आगे चलकर अंडरवर्ल्ड की इस दुनिया में खालिद एक अपनी अलग पहचान बना लेता है। उस वक्त तक मुंबई में तस्करी का खेल छोटे स्तर पर चलता था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे डॉन इस पर अपनी पकड़ रखते थे, लेकिन दाऊद और खालिद इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। 1980 के शुरुआती दशक से ही दाऊद दुबई जाने लगा, लेकिन वहां उसका कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था। जब वो दुबई आता जाता तो खालिद भी उसके साथ ही होता था। वहीं खालिद ने देखा कि अगर सही तरीके से सी रूट से तस्करी की जाए तो करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। उस समय करोड़ों रुपए बहुत होते। समुद्री रास्ते में वो जरिया, पैसे कमाने का जरिया खालिद को दिख रहा था, क्योंकि हवा के जरिए कचरा पेटी लाइन से सिर्फ लिमिटेड तस्करी ही कर सकते थे, क्योंकि एरोप्लेन में वो भर भर कर तस्करी तो कर नहीं सकते थे। चुरा छुपा कर जो कर पाते थे, कचरा पेटी लाइन से निकाल पाते थे, उतने पर ही उनका हक बनता था। पर अगर समुद्र के रास्ते पर उनका कंट्रोल हुआ तो फिर तो पैसा ही पैसा होता। दाऊद को भी ये आइडिया बढ़िया लगा। फिर खालिद ने अपने आइडिया को प्लान में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसने मछुआरों की छोटी नावों का एक नेटवर्क तैयार किया, जो श्रीवर्धन से महालसा के समुद्री जहाजों से माल लाते थे। अब ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था ना, कैसे चलता था, वो भी आप सुनिए। तो देखिए, दुबई और शारजा से सोने और चांदी की खेप बड़े जहाजों में लोड होती थी। वहां समुद्री रास्ता तय करके जहाज पर रखा ये माल महाराष्ट्र और दमन के छोटे जो कोस्टल एरियाज होते थे, वहां पर वो पहुंचते थे, जहां मछुआरे रात के अंधेरे में अपने छोटे छोटे बोट पर तस्करी का माल रखकर चोरी छुपे मछली की जगह या मछलियों में छुपाकर माल को मुंबई तक लाते थे। और फिर 4 घंटों के भीतर ही पूरा माल मुंबई पहुंच जाया करता था और कस्टम विभाग को कुछ पता भी नहीं चलता था।
अब कहते तो है ही कि बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स तो दाऊद के तरफ ही मिले ही होते थे, जो ये सब कुछ देखकर भी अपनी नजरें घुमा लेते थे कहीं और। तो कुल मिलाकर खालिद की इस प्लानिंग ने दाऊद को रातों रात अमीर बना दिया। अब डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि मुंबई की सबसे ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग कंपनी बन चुकी थी। लेकिन यहीं से दाऊद के मन में शक पैदा हुआ, क्योंकि खालिद अब सिर्फ तस्करी नहीं कर रहा था बल्कि खुद दुबई जाकर अमीर शेखों से डील करने लगा। चूंकि उसे अरबी भाषा आती थी, इसलिए वो आसानी से बड़े व्यापारियों के साथ बातचीत कर पाता था, जैसा कि दाऊद नहीं कर पाता था। धीरे धीरे गैंग में उसका नाम दाऊद के बराबर में लिए जाने लगा। मतलब कि एक साइड दाऊद तो है ही, लेकिन एक साइड खालिद भी उतना ही दमखम रखता है। दाऊद को सबसे ज्यादा प्यार जो है ना अपनी गद्दी से था, वो गद्दी जिसने उसे सबका भाई बनाया, गैंग का बॉस बनाया। ऐसे में कोई गैंग में उसकी बराबरी कर ले, ये भला कैसे हो सकता था? दाऊद को डर लगता था। आपको ये भी बता दूं कि दाऊद को जानने वाले लोग, उस समय के लोग दाऊद को ना कान का कच्चा कहते हैं। अरे ये कान का कच्चा है, ये किसी के भी बातों पर भरोसा कर लेता है और शक करने लगता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय बीतने के साथ दाऊद को लगने लगा कि खालिद बहुत बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे दाऊद को यह भी लगने लगा कि अगर यही चलता रहा तो कहीं डी कंपनी का असली मालिक खालिद ना बन जाए। ऊपर से उसके आसपास जो चमचे घूमते थे वो भी उसके कान भरने लगे कि अगर यही हाल रहा दाऊद भाई तो एक दिन खालिद गिरोह का असली बॉस बन जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से उसके आसपास जो लोग थे वो भी उसे भड़काने लगे। अब यहीं से दाऊद अपने ही गैंग में इनसिक्योर फील करने लगा। उसने खालिद से इस बारे में बात भी की और खालिद ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वो बॉस बनने के लिए सब नहीं कर रहा बल्कि गैंग के फायदे के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन इस बातचीत से उनके बीच कोई बातचीत नहीं बनी, बल्कि बात बिगड़ ही गई, क्योंकि अब दाऊद को खालिद से ज्यादा उन लोगों की बात समझ आ रही थी जो उनकी चापलूसी करते थे। इस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, खालिद और दाऊद के बीच जो कभी भाई से बढ़कर थी। खालिद को एहसास हो गया कि अब उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए खालिद ने तय कर लिया कि अब उसे अलग हो जाना चाहिए। इससे पहले कि उसे बेइज्जत करके अलग किया जाए, उसे मारा जाए, उससे पहले ही वो शांति से अलग हो जाए। और उसने मुंबई से दूर दिल्ली के करोल बाग में एक बंगला खरीदा और धीरे धीरे गिरोह से दूरी बनाने लगा। लेकिन दाऊद को अभी भी उस पर शक था। उसे यकीन नहीं था कि खालिद यूं ही अलग हो रहा है। वो जानना चाहता था कि कहीं खालिद किसी और गैंग के साथ मिल तो नहीं रहा है, कहीं उसे धोखा देने की कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है। अब खालिद को यह शक तो था कि दाऊद उससे दूर हो रहा है, उसे अब वो भाई नहीं समझता है। लेकिन उसे कभी ये यकीन नहीं था कि दाऊद उसके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है। तो दाऊद क्या करता है, वो उस समय के मशहूर शराब तस्कर और पुलिस की मुखबिर जेनाबाई दारूवाली के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। जेनाबाई मुंबई अंडरवर्ल्ड की वो माफिया क्वीन थी जो हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक रही और बड़े बड़े डॉन कुछ भी बड़ा करने से पहले उनसे सलाह करते थे। और जेनाबाई के ऊपर मैं जल्दी एक सीरीज लाने वाला हूं कि किस तरह से उनका कद था अंडरवर्ल्ड के अंदर। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जब वो सीरीज आए तो आपको पता चल सके। बाकी अभी इस कहानी में पढ़ते हैं। तो जब दाऊद जेनाबाई को सब कुछ बता देता है कि देखो मासी ऐसा ऐसा हुआ, तो जेनाबाई ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि तस्करी की अगली खेप कब आ रही है। दाऊद ने उसे मुसाफिर खाना में रखे तस्करी के सोने और चांदी के बारे में सब बता दिया। फिर वो हुआ जो खालिद ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उसी दिन कस्टम अधिकारियों ने मुसाफिर खाना पर छापा मारा और पूरा माल जब्त कर लिया। खालिद सन्न रह गया। ये जानकारी दाऊद और उसके अलावा किसी को नहीं थी, इसलिए उसे समझ आ गया कि ये दाऊद का ही खेल था। शायद वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कि दाऊद उसे धोखा दे रहा है। अब दाऊद ने अपना ही माल क्यों जब्त कर पाया? अगर आप ये कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं और दाऊद के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको डोंगरी टू दुबई किताब जो है वो पढ़नी चाहिए हुसैन जैदी की। लेकिन इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि दाऊद ने अपना ही माल क्यों जब्त करवाया।
इसका कोई जवाब मुझे तो नहीं मिला, पर लगता है शायद वो ये देखना चाह रहा था कि क्या खालिद सच में गैंग से अलग हो गया है, या फिर उससे लड़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए, या फिर कुछ और करने के लिए वो वापस आएगा, उससे दो दो हाथ करेगा। खालिद भी समझ चुका था कि दाऊद में वो बात अब नहीं रही जो पहले हुआ करती थी जब वो उसे अपना भाई मानता था। अब वो उसे अपना भाई मानता नहीं है, इसलिए उलझना बेकार है। और उसे ये बात भी पता था कि दाऊद के गैंग से बाहर जाने का मतलब दुश्मनी है या फिर मौत। इसलिए दाऊद के गैंग से खुद को पूरी तरह से अलग करने से पहले खालिद दाऊद से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जाते जाते गैंग को और भी मजबूत कर देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। तो खालिद ने सोचा कि अगर गैर मुसलमानों को भी गैंग में शामिल कर लिया जाए तो वो और भी ज़्यादा वफादार साबित होंगे। फिर उसने BRA गैंग के रामानायक, अरुण गवली और बाबू रेसिम को डी कंपनी में शामिल किया। इसके साथ ही सुनील सावंत उर्फ सत्या, मनीष लाला और अनिल परब जैसे भी लोग जो है गैंग में आ गए। इससे डी कंपनी में हिंदू मुसलमान दोनों की भागीदारी हो गई और बंबई में हर तरफ उनकी धाक बनने लगी, क्योंकि हर कोने कोने के भाई दादा अब डी कंपनी में थे। इसी दौरान 1981 में दत्ता सामंत की मिल मजदूरों की हड़ताल के कारण मराठी युवा बेरोजगार हो गए। इनमें से कई या तो दाऊद के गैंग में शामिल हो गए या फिर अरुण गवली के साथ जुड़ गए। अब डी कंपनी का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका था। छोटा राजन, बड़ा राजन, शकील लंबू, छोटा शकील जैसे नाम उभरने लगे। डैनी, संजय रगड़ और शरद शेट्टी भी गिरोह में शामिल हो गए। इसलिए अब गिरोह में मुसलमान होने की शर्त खत्म हो चुकी थी और दाऊद का गैंग ताकतवर होते चला गया। तो खालिद पहलवान, जो कभी दाऊद का सबसे करीबी आदमी था, अब डी कंपनी का हिस्सा नहीं था। उसने खुद को अपराध की दुनिया से दूर कर लिया और वो पहला ऐसा आदमी बना जिसने बिना किसी खून खराबे के अंडरवर्ल्ड की दुनिया से संन्यास ले लिया। नहीं तो दाऊद के गैंग को जिसने भी छोड़ा या जो भी उससे अलग हुआ, या तो उससे उसकी दुश्मनी हुई या तो वो मारा गया। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि दाऊद ने अपने गुरु खालिद के साथ भी गद्दारी की? बाकी आपको जो भी लगता है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।